अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न विद एम। मैं हूं एहसन अफरोज़ और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस को। इससे पहले मैं बायो के इंट्रोडक्शन पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लें, जिसमें बायो के इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसकी मेजर ब्रांचेस को भी एक्सप्लेन किया गया है। आज हम वहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट टाइम वाइंड अप किया था। स्टार्ट करते हैं विद मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से ड्राइव्ड है, मॉर्फ एंड लॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल सूरत या बनावट, और लॉजी का मतलब होता है मुतालिया करना। तो मॉर्फोलॉजी दो अल्फाजों से निकला है, मॉर्फ एंड लॉजी। मॉर्फ मीन्स शक्ल सूरत या बनावट, और लॉजी का मतलब मुतालिया करना। तो मॉर्फोलॉजी क्या बना जी? बायो की वो शाख जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के हवाले से स्टडी करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस शेप में है, किस तरह का बना हुआ है। मॉर्फोलॉजी के बाद हम मूव करते हैं हिस्टोलॉजी पे। हिस्ट वर्ड स्टैंड्स फॉर टिश्यूज एंड लॉजी एज यू नो स्टैंड्स फॉर टू स्टडी। तो बायो की वो शाख जिसमें हम टिश्यूज का मुतालिया करते हैं, और टिश्यूज हम जानते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हमें टिश्यूज की स्टडी के लिए उनको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करना पड़ता है। तो हिस्टोलॉजी बायो की वो शाख है जिसमें हम टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिकली डील करते हैं। हिस्टोलॉजी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे, विच इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके बुक के साइड पे एक बॉक्स बना होगा, उसमें जो है वो गिवन है। इसका दूसरा नाम बायोकेमिस्ट्री भी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो की वो शाख है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पानी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंप्लीट करने के लिए कंपलसरी होती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। तो सेल बायोलॉजी बेसिकली बायो की वो शाख है जिसमें हम सेल और सेल जिन कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है उनका मुतालिया करते हैं, और सेल ऑर्गेनेलिस के मिलने से बनता है। तो बायो की वो शाख जिसमें हम सेल के फंक्शंस और सेल के अंदर पाई जाने वाली जो ऑर्गेनेलिस हैं उनके फंक्शंस के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा सेल बायोलॉजी बायो की वो शाख है जिसमें हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं कि एक सेल किस तरह से तकसीम होकर नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। सेल बायोलॉजी के बाद हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी। बेसिकली दो वर्ड्स से ड्राइव्ड है, एक फिजियो और दूसरा लॉजी। लॉजी जैसे कि आप जानते हैं मुतालिया करना, और फिजियो का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। लेट्स सपोज कि आप सम टाइम क्लासरूम में बैठे होते हैं और टीचर आपको कोई लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और आप फिजिकली आपकी बॉडी क्लास में मौजूद है लेकिन मेंटली आप क्लास में मौजूद नहीं है, आपका ध्यान कहीं इधर उधर होता है। तो टीचर आपको पॉइंट आउट करता है क्लास में, और वो पॉइंट आउट करके आपको ये बोलता है कि जी आप फिजिकली तो यहाँ मौजूद है लेकिन मेंटली मौजूद नहीं है। फिजिकली वो चीज़ जो देखने से नज़र आ रही है, तो वो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे। तो फिजियोलॉजी बायो की वो शाख है जिसमें हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी के बाद हम आते हैं जी जेनेटिक्स की तरफ। तो जेनेटिक्स बेसिकली बायो की वो शाख होती है जिसमें जीन्स की स्टडी की जाती है, और जीन्स का विरासत में क्या किरदार है, इनहेरिटेंस में क्या रोल है, इसका मुतालिया किया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी खुसूसियात अगली जनरेशन्स के अंदर जाती हैं वो कुछ फैक्टर्स की बेस पे जाती हैं। वो फैक्टर्स जीन्स कहलाते हैं, और उन्हीं जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो विरासत है क्या? विरासत इनहेरिटेंस का मतलब होता है खुसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल पे मुंतकिल होना। वालिदैन से खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं, लेकिन वो खुसूसियात जिन फैक्टर्स की बेस पर ट्रांसफ़र होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो फैक्टर्स जीन्स कहलाती हैं। और वो किस तरह से मुंतकिल हो रही हैं, किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, उनकी स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स के बाद आते हैं जी नेक्स्ट ब्रांच विच इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी दो वर्ड से ड्राइव्ड है, एम्ब्रियो और लॉजी। एम्ब्रियो बेसिकली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एक इंडिविजुअल सेल से प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले एक इंडिविजुअल सेल होता है जिसको जाइगोट बोला जाता है। वो जाइगोट, उसमें डिवीजन्स होती हैं, वो यूनिसेलुलर जाइगोट डिवाइड होकर एक मल्टी सेलुलर जानदार में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस डिवीजन के दौरान
एक स्टेज आती है जिस स्टेज पर उस सेल को एम्ब्रियो बोला जाता है। तो उस एम्ब्रियो से लेकर एक मुकम्मल जानदार के बनने तक के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनके मुताले को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। कि किस तरह से एक एम्ब्रियो डेवलप कर करके एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होता है, वो सारे स्टेप्स की जो स्टडी है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एम्ब्रियोलॉजी के बाद हम बात करते हैं टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी बायो की वो शाख है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में जानदार पाए जाते हैं कि उनको इंडिविजुअली स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल होता है, साइंसदानों के लिए मुश्किल होता है। तो साइंसदान अपनी आसानी के लिए जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो जानदारों की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जो डिवीजन होती है, जो क्लासिफिकेशन होती है, वो क्या कहलाती है, टेक्सोनोमी कहलाती है। टेक्सोनोमी के बाद हम बात प्लेंटोलॉजी की। प्लेंटोलॉजी बेसिकली प्लेंट वर्ड का मतलब होता है फॉसिल्स। फॉसिल्स ऐसे मुर्दा जानदारों की जो बाकियात होती हैं उनको फॉसिल्स बोला जाता है। लेट्स सपोज के कोई ऑर्गेनिज्म जो आज से कई हज़ारों साल पहले इस कुर्रा अर्ज़ पर ख़त्म हो चुका है, अगर उस नापैद हो चुके जानदार का कोई भी बॉडी पार्ट कहीं से भी अगर हमें मिलता है तो वो फॉसिल कहलाता है। और फॉसिल का जो मुतालिया है, मतलब कि जानदार के उस पार्ट का जो मुतालिया है कि वो कितना पुराना है, वो किस जानदार का हो सकता है, वगैरह वगैरह, वो क्या कहलाता है, प्लेंटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो जानदार नापैद हो चुके हैं, अगर उन मरे हुए जानदारों की कोई चीज़, उनके बॉडी स्केलेटन का कोई पार्ट हमें मिल जाता है तो वो फॉसिल कहलाता है और उसके मुतालिया को प्लेंटोलॉजी बोला जाता है। प्लेंटोलॉजी के बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं। तो बायो की वो शाख जिसमें हम जानदार का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है, उसका मुताला करें, वो शाख क्या कहलाती है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बाद सोशियो बायोलॉजी की तरफ आते हैं। सोशियो आप जानते हैं किसको बोलते हैं, मुआशरे को। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे जानदारों का मुतालिया, ऐसे जानदारों की स्टडी जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं, जो मुआशरे बना के रहते हैं, उनको सोशियो बायोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं जी पैरासाइटोलॉजी। बायो की वो शाख जिसमें पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है, पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो किसी दूसरे जानदार की बॉडी पर रहते हैं, वहाँ से खुराक लेते हैं, हिफाजत लेते हैं, रहने की जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लें और बदले में उनको नुकसान पहुंचाएं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। और बायो की वो शाख जिसमें हम इस तरह के जानदारों को स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। अब मॉस्किटोज़ वगैरह ये भी पैरासाइट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी फेमस डिजीज़ है मलेरिया। मलेरिया फैलाने की वजह भी एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है जो कि प्लाज्मोडियम कहलाता है। पैरासाइटोलॉजी के बाद हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। टर्म्स से हमने डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करनी है। बायो वर्ड्स स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि रोज़मर्रा के कामों के लिए हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का, टेक्निक्स का, मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि जानदारों की, ह्यूमंस की, बेसिकली ह्यूमंस की फलाह व बहबूद के लिए, इंसानियत के फ़ायदा के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी की मदद से इस्तेमाल करना और इस तरह से इस्तेमाल करना कि इंसानियत का फ़ायदा हो। और ये तमाम मेथड बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसा कि हम इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं, इंसुलिन शुगर के मरीज़ों के लिए यूज़ की जाने वाली एक मेडिसन है। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया के अंदर से हम इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। और वो इंसुलिन किसके लिए फ़ायदेमंद है, इंसानों के लिए। तो ये जिस फील्ड में ये सारा काम होता है वो फील्ड क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी के बाद हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यून वर्ड स्टैंड्स फॉर इम्यूनिटी, मुदाफ़ती निज़ाम।
तो बायो की वो शाख जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसके मुदाफ़ती निज़ाम का मुताला करते हैं, वो शाख इम्यूनोलॉजी कहलाती है। मुदाफ़ती निज़ाम बॉडी के अंदर पाया जाने वाला ऐसा सिस्टम होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करता है। अगर बाहर से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी इस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली जो हैं वो उस जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं और बॉडी में डिजीज़ होने से बॉडी को सेव करते हैं। तो बॉडी के अंदर पाया जाने वाला ये सिस्टम इम्यून सिस्टम कहलाता है, जो बीमारियों के खिलाफ ताकत पैदा करता है। और बायो की जिस शाख में हम इस मुदाफ़ती निज़ाम को, इस ताकत पैदा करने वाले सिस्टम को स्टडी करते हैं, वो शाख इम्यूनोलॉजी कहलाती है। इम्यूनोलॉजी के बाद एंटोमोलॉजी, बायो की वो शाख जिसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, हशरात का मुताला करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शंस को, उनके बॉडी पार्ट्स को स्टडी करते हैं, वो ब्रांच एंटोमोलॉजी कहलाती है। लास्ट ब्रांच है जी फार्माकोलॉजी। फार्मा वर्ड स्टैंड्स फॉर ड्रग्स, लॉजी टू स्टडी। तो बायो की वो शाख जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, अद्वियात का मुताला करते हैं और अद्वियात का इंसानी सिस्टम पर, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उन पर क्या असर होता है उन अद्वियात का, किस तरह से अद्वियात हमारे बॉडी के ऊपर आकर इफेक्ट करती हैं, ये जिस ब्रांच में हम इन तमाम चीज़ों की स्टडी करते हैं वो ब्रांच क्या कहलाती है? फार्माकोलॉजी कहलाती है।